जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। मैं आबिद खान आईटी वर्ल्ड कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको 8 अगस्त 2021 शिफ्ट 3 की मैथ्स एंड रीजनिंग की एनालिसिस कराएंगे और आपको हिंदी का पैराग्राफ और जीएस के क्वेश्चन भी हम आपको दिखाते जाएंगे, थोड़ा बहुत समझा देंगे जिससे आप कर सको कैसे करना है। क्योंकि हिंदी का पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको बनाने के लिए फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो उसको इसमें हम ऐड नहीं करते हैं। उसके लिए हम आप अगर चाहोगे तो हम नई वीडियो अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, जैसा कि आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम आपको बता देते हैं कि जो हिंदी का पैराग्राफ है उसके कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आपको जैसा कि आपको पता है कि इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 52 क्वेश्चन आपके पहले पोर्शन में मैथ्स का रहता है और उसके बाद आपको 5 क्वेश्चन हिंदी का ऐसे मिलेगा। उसके बाद 6 क्वेश्चन मैथ और 6 क्वेश्चन रीजनिंग। इसके बाद आपको 6 क्वेश्चन जीएस का मिलेगा। ठीक है, जीके जीएस उसमें करंट का भी डाल दे या अपन जीके जीएस ही कह सकते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। जैसा कि आपको बता दिया जाएगा, उसमें एक आध कभी कभी करंट का भी क्वेश्चन डाल देते हैं। मैंने आपको बताया था कि 52 क्वेश्चन उसके होते हैं कंप्यूटर के। उसके बाद 53 क्वेश्चन 53 to 57 यानी 5 क्वेश्चन किसके होते हैं हिंदी का ऐसे, जो कि आपको ये दिया है। पक्षी और पारिस्थितिकी तंत्र। पक्षी विशेष प्रकार की पशु प्रजातियां हैं, उनकी विशिष्ट विशेषताएं जो उन सभी के लिए आम है। सभी के पंख 2 पैर होते हैं, वे अंडे देते हैं और एवज वर्ग से संबंधित हैं। गर्म खून वाले जानवर होते हैं, वे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भिन्न भिन्न आकार और रंगों के पक्षी होते हैं, वे छोटे हो सकते हैं, लगभग 2 इंच। उदाहरण मधुमक्खी, हमिंगबर्ड, शुतुरमुर्ग की तरह इतने मीटर से भी बड़े हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसको आपको पहले पढ़ना है। इसमें थोड़ा फॉन्ट की गड़बड़ है। अब की बार सभी पेपरों में जब इनको डाउनलोड किया गया है साइट से, तो फॉन्ट का इसमें प्रॉब्लम इशू वहीं से आया है। ठीक है ना, तो फॉन्ट इसको आप ये क्या है, थोड़ा वहाँ पे इशू नहीं रहेगा एग्जाम में, तो आप जल्दी पढ़ पाओगे। इसमें फॉन्ट का इशू है तो कुछ मात्रा इधर की उधर हो जाती है, जिसके लिए आपको पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो आगे से वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, एग्जाम में नहीं आएगी। अब इसी में आइए, इससे पहले भी की जो वीडियो आप देखोगे, इससे पहले जो भी एग्जाम हुए थे उनमें ये वाले आपका इशू नहीं मिलेगा। जैसे फरवरी 2020 का होगा, उनमें ऐसा इश्यू नहीं मिलेगा। और उससे पहले भी जो भी एग्जाम हुए हैं, जो वीडियो डली हुई हैं, उनमें ऐसा नहीं रहेगा। तो इसको आप धीरे धीरे से पढ़ लोगे और फिर उसके आंसर बताओगे। देखो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिससे आपको अच्छे से पढ़ सको आराम से, फिर उसके बाद सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। लेखक के अनुसार इनमें कौन सी विशेषताएं सभी पक्षियों के लिए सामान्य है। सभी के पास पंख है। ठीक है ना, यह लेखक के अनुसार इनमें कौन सा कथन सही नहीं है। कौवे मौसम का संकेत देते नहीं, पेंगुइन उड़ नहीं सकता, तोते बुद्धिमान पक्षी हैं, मधुमक्खी हमिंगबर्ड बहुत छोटे होते हैं, कौवे मौसम का संकेत देते हैं। कौवे मौसम का संकेत नहीं देती है। अगर आप पैराग्राफ पढ़ोगे उसमें मोर देती है संकेत, है ना। पैराग्राफ में जो लिखा होगा उस तरीके से अपन चलेंगे। पक्षी एक दूसरे के साथ किस तरह से संवाद करते हैं, आवाज और गायन के साथ। आपने देखा होगा आवाज और गायन के साथ, जब एक मोर चिल्लाती है तो दूसरी मोर भी चिल्लाने लगती है। अगर आप गांव से रिलेटेड हो या सिटी से रिलेटेड हो, या एक कौवा चिल्लाएगा तो दूसरा चिल्लाने लगता है। ठीक है ना, ये हकीकत है। बाकी आप ऐसे में जो भी लिखा होगा उस तरीके से आप आंसर दोगे। पक्षियों के अस्तित्व के लिए क्या महत्वपूर्ण है, सुरक्षित और साफ आवास, है ना। सुरक्षित और साफ आवास, भाई पक्षियों के लिए जगह तो होना चाहिए रहने के लिए। जब जगह ही नहीं होगी रहने के लिए तो कहाँ रहेंगे। लेखक जब पक्षियों के कई कौशल के बारे में बात करता है तो वह किस संदर्भ करता है, पक्षियों द्वारा जटिल घोंसले बनाने में। देखो घोंसला जो बनाया जाता है, आपने देखा होगा ऐसे एकदम नीचे की तरफ लटका हुआ रहता है घोंसला, बहुत अच्छा सा बुना जाता है, बहुत अच्छी जटिलता तरीके से बुना जाता है उसको। और आपने देखा हो अगर ओरिजिनल, जैसे आपने पेड़ में लगा देखा हो रियल में, तो आप उसको अगर देखोगे तो नीचे से उसमें से घुसते हैं और इतना मजबूत होता है ना, बारिश कितनी भी हो जाए लेकिन वो कभी उसमें अंदर पानी नहीं जा सकता है। ठीक है ना। कुछ पक्षियों के घोंसले एकदम नॉर्मल रहते हैं, लेकिन चिड़िया वाला घोंसले कुछ होते हैं, चिड़िया वाले वो बहुत मजबूत रहते हैं घोंसले, वो लटके हुए जो रहते हैं वो वाले। चलो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ से स्टार्ट हुआ ये वाला। इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ 6 क्वेश्चन है। सेक्शन
ये पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित व्यंजक में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अनुमानित मान क्या आएगा। देखो अनुमानित मान ज्ञात करना है, इसमें आपको एग्जैक्ट मान नहीं करना है। देखो ये क्या लिखा है 96.99, तो इसको मैं 96 की एक बढ़ा तो 97 लिख दूँ, अनुमानित है इनको। देखो 9.6 है तो इसको 9.5 लिख दें, या हम 10 लिख दें तो आधा कम कर लेंगे, इसको चलो 10 लिख देते हैं, इसको हम क्या लिख देते हैं 10 लिख देते हैं। देखो 10 लिखोगे तो क्या है थोड़ा सा अंतर ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमें आधा करना है और जब 97 का गुणा करोगे तो आधा बढ़ जाएगा ना, प्लस 0.96, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, 0.1 मानना है इसको, प्लस 1 मानो इसको, तो ये कहा जाएगा 970 प्लस 1 यानी 971। तो 971 के पास कौन सा लग रहा है, अब ये तो हो लगा नहीं, यही होगा 940। अच्छा ये क्यों होगा, अब आपको पता है हमने यहाँ 10 मान लिया था, ये तो 9.6 है, यानी आधा ज्यादा मान लिया, या यूं कहे कि 0.66 है तो 0.3 ज्यादा मान लिया, या हम यूं कहे 0.5 ज्यादा मान लिया। अगर 0.5 ज्यादा मानेगा, देखो 97 है, 97 का आधा कितना होता है 45 होता है, 45 दूनी 90 यानी 47 के लगभग होगा। हम कह देते हैं कि अगर ये 9.7 था तो 0.3 तो ज्यादा है, अगर 47 है तो इससे ज्यादा कितना है 940, ये 30 ज्यादा हो रहा है कि नहीं, और रियल में 47 ज्यादा होना चाहिए, तो 0.3 होगा। अगर आधा कम होता या 9.5 होता तो 47 इसमें से कम करते कि नहीं करते, तो इसमें से क्या होता 923 के लगभग जाता कि नहीं जाता, लेकिन 0.3 कम करना है तो उसकी वजह से क्या होगा ज्यादा होगा, यानी आपको 970 से कम मान ही आएगा, क्योंकि हमने यहाँ ज्यादा का गुणा किया है, तो 970 से कम मान कौन सा है 940। आपको लगभग मान की गणना करनी है, एग्जैक्ट मान की गणना नहीं करनी है। अब कैसे भी समझ सकते हो, चाहे ऐसे समझ लो 9.5 मान के ले लो, 10 मान के ले लो तो कम करना पड़ेगा, 9.5 लोगे तो आपको जोड़ना पड़ेगा कुछ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। 56 सेंटीमीटर व्यास वाला एक पहिया 79.2 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। देखो कोई पहिया है, इस तरीके से पहिया गोली माना जाएगा, अगर ये कोई दूरी तय कर रहा है, जैसे यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहीं घूम के आएगा वो यहीं पे, तो दूरी कितनी तय कर लेगा, जितना इसका ये चक्र है, ये चक्र यानी बाउंड्री लाइंस की दूरी, यानी हम यूं कहें कि वृत्त की परिधि, या हम यूं कहें कि वृत्त का परिमाप, या सरकमफ्रेंस, या पैरामीटर, यानी यही होगा। तो जो वृत्त की परिधि होगी, एक चक्कर में पहिया जो दूरी तय करेगा वो कितनी दूरी तय करेगा, जितनी उसकी वृत्त की परिधि होगी। तो एक चक्कर में चली गई दूरी यानी वृत्त की परिधि, एक चक्कर में चली दूरी कितनी होगी, बराबर पहिए, यानी गोल है तो वृत्त है, वृत्त है तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि या पैरामीटर एक ही बात है। तो परिधि क्या होती है भैया 2πr, तो 2 × 22/7। अब देखो इसमें हमें क्या दिया 56 सेंटीमीटर व्यास दिया। देखो व्यास क्या होता है, केंद्र से ऐसे, ये अगर केंद्र है यहाँ पे तो ये केंद्र से निकलने वाली जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो r ये होगा, यानी 2r बराबर 56 है, तो r बराबर क्या होगा 28 सेंटीमीटर, यानी जो आपकी त्रिज्या होगी वो 28 सेंटीमीटर होगी। तो हमने यहाँ 28 लिख दिया, 2 पाई का मान 22/7। अब इसको काट लो, 22 7 चौके 28, 22 चौके 88, 88 दूनी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 178 सेंटीमीटर एक चक्कर में चली गई दूरी। अब हमें दूरी कितना करना है, 79.2 मीटर की दूरी तय करना है। अगर हमें ये दूरी तय करना है तो हमें एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर चल रहा है, तो इतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो कुल चक्करों की संख्या बराबर 79.2। देखो इधर देखना, ये जो दूरी है वो क्या है 79.2 मीटर है, डिस्टेंस क्या है 79.2 मीटर। अगर ये मीटर में है अपॉन ये एक चक्कर में चली दूरी यानी 178 सेंटीमीटर।
अब भैया अगर ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो आपको इकाई एक ही बनानी पड़ेगी। आपको पता है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर इंटू 100 का गुणा कर दें। अब ये सेंटीमीटर में बन गया। इस पॉइंट को पॉइंट से हटाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, इंटू 10। कोई दिक्कत किसी को? अब ये भी सेंटीमीटर में बन गया और ये भी सेंटीमीटर में, 0 से 0 गया। अच्छा, इसको कटना ही पड़ेगा, किसी न किसी संख्या से कटेगा ही। किससे कटेगा ये? अब देखो 9 से कट जाएगा, 7 1 8 8 16, 8 7 15 1 16, 9 से नहीं कटेगा। 2 से कट जाएगा, इसको हम 2 से काट लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, इसको हम 2 से हमने काट लिया। 2 8 16, 2 9 18, 89। इसको काट लें 2 से, 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12। अब देखो ये इससे कटेगा ही कटेगा। तो 8 चौके 32, 300, इससे 89 से इसको काटेंगे। 8 चौके 32, 320 और 9 चौके 36, 9 हुआ ही। हमने क्या इसको 4 बार, देखो 8 चौके 32 यानी 320, 9 चौके 36, 320 और 36 कितना हो जाएगा, 356। यानी अगर 356 बार होता है यहाँ पे तो 4 बार जाता। तो 56 से कितना ज्यादा है अभी, 56 से ये 0 से 0 तो इधर कटेगा, यहाँ तो 10 बचा। 56 से ये कितना ज्यादा है, लगभग हम देखेंगे 40 ज्यादा है कि नहीं। अब देखो ये 89 है, ये 40 है, तो कितना जाएगा, 8 5 40, यानी 4.4 के लगभग जाएगा कुछ, इंटू 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 44। यानी 44 यानी कितने चक्कर होंगे, 45 चक्कर लगेंगे। इसमें क्या एग्जैक्ट दूरी नहीं आए, 79.2 और ये 56, 2200 के 88, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, सॉरी ये 178 नहीं है, 8 दूनी 16, 176 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये 176 है और यहाँ पे भी ये 176 हो जाएगा बेटा। ये थोड़ा सा गलती हो गई है, ये 176 होगा। जब 176 होगा तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्ट आ जाएगा अपना कितना, 45 आ जाएगा। एक बार फिर से लिख के बता रहा हूँ मैं, इसको ऊपर लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे 79.2 इंटू 100 बटे 176, ये परिधि आई थी वो एक चक्कर में 176 थी, अपॉन पॉइंट हटाया तो ये 10 आएगा। 0 से 0, 8 से 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 से 8 9 72, 7 बचा, 8 9 72, 11 से 11 दूनी 42, 11 9 99, 2 से 2 5 10, तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा, 45 चक्कर आपके लगेंगे। कितना चक्कर लगेंगे, 45 चक्कर लगेंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ये 176 था, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन पढ़ लेंगे। एक दल में 240 सदस्य पुरुष और महिलाएं दोनों हैं, इनमें से 2/3 पुरुष हैं। देखो 240 तो टोटल है, टोटल कितने हैं, 240। उसने कहा इनमें से 2/3 पुरुष हैं। अब देखो मेल की बात करेंगे तो 240 का 2/3 तो कितना, 160 हो जाएगा। 3 से 3 8 24, 80, 8 दूनी 16, 160। आगे कहा 15% पुरुष स्नातक है। अब देखो इन मेल में ही स्नातक और गैर स्नातक होंगे। तो उसने कहा 15% पुरुष स्नातक है, तो स्नातक कितनी है, 15%। कौन है ये स्नातक। तो 16 का 10%, 160 का, देखो किसी संख्या का जैसे 160 ले, किसी संख्या का 10% निकालना है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। 16 5% निकालना है तो 10 का आधा यानी 8, और तो 16 8 24 हो गए। कहा 15% पुरुष स्नातक है, शेष पुरुष गैर स्नातक है। अब 24 ये है तो बचे कितने, 136। ये क्या है, गैर स्नातक है, ये गैर स्नातक है। अब आगे कहा 3/4 महिलाएं स्नातक हैं। अब देखो शेष पुरुष 3/4 महिलाएं स्नातक है, शेष महिलाएं गैर स्नातक है। आप बताओ अगर 2/3 यानी 160 सदस्य क्या थे, पुरुष थे, तो फिर महिलाएं कितनी बचेंगी, 240 में से घटाओगे 8 दूनी 16 यानी 80 महिलाएं बचेंगी।
या हम यूं कहें 2/3 ही हो गया तो 240 का बचा कितना, 1/3, तो 3 अट्ठे 24 यानी 80। 80 महिलाएं कौन है, स्नातक है, 80 महिलाएं हैं। अब इनमें से देखो 3/4 महिलाएं स्नातक है, तो 80 का 3/4, तो देखो ये स्नातक कहा, स्नातक कितना, 80 का 3/4, तो 4 से काट दूं 20, 20 तिया 60। और फिर आगे कहा 3/4 महिलाएं स्नातक है, शेष महिलाएं गैर स्नातक है, तो भैया 60 स्नातक है, तो 80 में से 60 गया तो गैर स्नातक कितनी होंगी, जो बचेंगी वो गैर स्नातक है, यानी 60 और 20 गैर स्नातक है। अब गैर स्नातक महिलाओं की संख्या और स्नातक पुरुषों की संख्या का अंतर बताओ। भैया गैर स्नातक महिलाओं की संख्या कितनी है, 20, और स्नातक पुरुषों की संख्या कितनी है, 24। तो इनका अंतर पूछा है, तो 24 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 4 आंसर आपका सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, पहले आप उसने कहा जैसे जैसे वो कहेगा उस तरीके से आप डिवाइड करते जाओगे, जितने जैसे भागों में वो बात करता है उसी भाग में आप डिवाइड करते रहोगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये cos थीटा sin थीटा का क्वेश्चन अब की बार शायद ही पहले एक आध बार पूछा होगा, और नहीं तो बहुत कम पूछा जाता है ट्रिग्नोमेट्री से, लेकिन इस बार दे दिया है। कुछ भी दे देते हैं, कोई भरोसा नहीं रहता, तो थोड़ा सा खैर बेसिक है इसका, अगर आपको बेसिक सूत्र भी याद होगा तो ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना, अभी हम आपको बता देते हैं इसमें क्या है। कोसेक थीटा अपॉन COSEC, कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा -1 प्लस कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा +1। एलसीएम ले लें, कोसेक थीटा -1 और होता है COSEC, कोसेक थीटा +1। अब आप देखोगे, देखो एक होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ a माइनस बी a प्लस बी हो रहा है, तो नीचे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो यहाँ से आप अगर ये एलसीएम है, इससे ये कट जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, यानी कोसेक थीटा कोष्टक में कोसेक थीटा +1, अब ये वाला प्लस कोसेक थीटा -1। आगे देखो कोसेक थीटा का अंदर गुणा कर दें, ठीक है ना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसका भी अंदर कर दें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा, अब नीचे लिख दें कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखो इसको देखोगे, यहाँ से कोसेक थीटा कट जाएगा, अब ये 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बचा ऊपर, 2 COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा। अब नीचे क्या बनेगा, देखो ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। यहाँ हम लिख दे रहे हैं कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये 3 सर्वसमीकाएं रहती हैं। साइन स्क्वायर थीटा तो आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर कॉस में प्लस होता है, इन दोनों में माइनस होता है, तो ये वाला लगेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या हो जाएगा, COT कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से 2 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन, देखो ये जो होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो इससे ये कट जाएगा साइन स्क्वायर से, तो बचेगा क्या अपने पास 2 अपॉन COS कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा नीचे तो दिया नहीं है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 2 सेक स्क्वायर थीटा।
आपको पता होगा 1 cos थीटा बराबर होता है SEC sec थीटा। तो 1 cos का मान आ जाएगा sec थीटा और स्क्वायर है तो sec स्क्वायर थीटा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही आपका? चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एलसीएम लिया, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एलसीएम लिया cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस बी ए माइनस बी cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर हमने क्या किया, इसका इंटू कर दिया, ठीक है ना। इंटू करने के बाद क्या करना है, इसका ये कट गया, 2 cos स्क्वायर थीटा आया। अब देखो इसको चेंज करना है तो कोसेक स्क्वायर थीटा को साइन में चेंज कर दिए, साइन से साइन कट गया, cos स्क्वायर थीटा बचा। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 cos स्क्वायर थीटा यानी sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 3 सर्वसमीकरणें होती हैं, ये तीनों इसलिए लिखाई है जिससे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपने ये तो सभी बच्चों ने पढ़ी होगी, आपको याद भी होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा रहा वीडियो, क्या प्रॉब्लम आती है, कहीं कोई इश्यू बनता है तो आप जरूर कमेंट में बताएंगे। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक वर्ग का क्षेत्रफल 1444 वर्ग मीटर है। एक आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा का 1/4 है और आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। वर्ग के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल में क्या अंतर है? देखो वर्ग के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल में अंतर निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल तो हमारे पास दिया है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। और जब हमारे पास आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन अब निकलेगा कैसे? एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत की चौड़ाई, देखो अब उसने कहा आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा का 1/4 है और आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। तो पहले भैया हम उसकी क्या कर निकालना है, चौड़ाई तो निकालना है। चौड़ाई वर्ग की भुजा का 1/4 है, तो वर्ग की भुजा का 1/4 यानी 1444 का क्या है, 1/4 है। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल 1444 वर्ग मीटर है, यानी आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा का क्या है, 1/4 है। अगर कोई वर्ग की भुजा का 1/4 है तो पहले तो 1444 क्या होता है, वर्ग का क्षेत्र ए स्क्वायर बराबर 1444 आएगा। पहले हम ये देखेंगे या तो 2 आएगा क्या इकाइकांक 8 आएगा, ठीक है। अब हमें ये देखना है, यहाँ से 2 अंक छोड़ देंगे, इसके बाद हमें 14 को देखना है। तो 3 का स्क्वायर 9 छोटा है 14 से, 4 का स्क्वायर 16 बड़ा है। तो अब देखो 9 से तो दूर है, ये किसके पास में है, 16 के पास में है। तो पहले हम छोटा वाला नंबर लिखेंगे यानी 3, उसके बाद ये बड़े के पास में है तो बड़ा वाला नंबर आ जाएगा 8। तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए का मान हो जाएगा आपका, ए का मान हो जाएगा आपका 38। अब जो ए का मान आया है वो किसका मान है, ए का मान है वो किसका मान है, यहाँ से आप देख सकते हो 1/4 यानी ये आपकी भुजा हो गई। अब आयत की जो चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा का 1/4 है, तो आयत की चौड़ाई बराबर क्या होगा, आयत की चौड़ाई बराबर हो जाएगा a/4, ठीक है ना, a/4 यानी 38/4। अब उसने कहा आयत की जो लंबाई आयत की चौड़ाई का 3 गुना है, आयत की लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, यानी चौड़ाई का कितना है, 3 गुना। तो आयत की लंबाई कितनी है, आयत की चौड़ाई यानी 38/4 का 3 गुना है। यही कहा, क्या कहा है उसने, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। तो भैया चौड़ाई क्या आएगा, इतना आ गया, हमने गुणा नहीं किया, अभी बाद में काट लेंगे। अब पूछा क्षेत्रफल कितना है, आयत का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 38/4 इंटू 38/4 इंटू 3, यही रहेगा। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए 38 का स्क्वायर कर दें हम, 38 का स्क्वायर तो वही होगा, अभी हमने क्या किया 1444, तो कितना होगा 1444 इंटू 3/4 चौके 16 का भाग दे दें या फिर 3 का गुणा करने के बाद दे दें। तो 3 का गुणा कर दूं, 3 चौके 12, 3 चौके 12 की 13, 3 चौके 12 1 13 और 3 1 3 1 4/16। 3 चौके 12 की तो हासिल की 1, 3 चौके 12 1 13, 3 चौके 12 1 13, 3 1 3 1 4। अब 16 का भाग दे दो, 16 दूनी, अब क्षेत्रफल आ जाएगा आपका, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, कितना बचा 11, 11 से कितना हो जाएगा ये 113,
116 सत्ते 112, एक बचा तो यानी 12 हो जाएगा, तो भागन टूटेगी बिंदी, तो फिर क्या हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगा, 12 हुआ 120 हो जाएगा, तो 16 सत्ते 112, फिर 80 हो जाएगा, तो 16 पंजे 80, यानी 270.75 क्या आ गया, ये आ गया आपका आयत का क्षेत्रफल। अगर आयत का क्षेत्रफल हमारे पास ये दिया है, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, ये दिया है आयत का क्षेत्रफल हमारे पास 270 पॉइंट, तो इसमें पूछा क्या था कि अंतर बताओ, तो देखो अंतर अगर आपको निकालना है, अंतर हम यहाँ निकाल लेते हैं, जब हमें अंतर निकालना है तो किसका, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, देखो वर्ग का क्षेत्रफल आपका है 1444 माइनस आयत का क्षेत्रफल कितना आया है, आयत का क्षेत्रफल आया है 270.75, 270.75 यह है, तो इसको घटा दो आप, 1444 में से 270 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, 14 में से 7 गया तो 7 और 1 3, तो 14 में से 3 गया, 4 में से 3 गया तो 1 और 1, तो 1174 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, अब देखो 4 में से 0 गया, अब हमने यह क्या 75 नहीं लिखा, नहीं तो क्या आ जाता सीधा सीधा 1173.25, 75 को घटाओगे तो, ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी लेंथी रहती है, अब समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है। ए स्क्वायर का निकाला, इसका निकाला, कैलकुलेशन इसकी पॉइंटों में है तो करनी पड़ेगी, नहीं तो आप, हाँ अगर आप पॉइंटों में नहीं सोचोगे, एग्जैक्ट निकालने की कोशिश करोगे तो फिर पॉइंटों में भाग देना पड़ता है, लगभग में आपका आंसर आ जाता है। लेकिन इसमें भी देखो 1169.33 दिया है, 1173.25 दिया है, तो थोड़ा सा क्या है, जो ऑप्शन है ना वो पास पास में दिए। हाँ, इकाई का अंक इसमें आपको बेनिफिट दे जाएगा, है ना, इकाई का अंक होगा वो बेनिफिट दे जाएगा, क्योंकि इसमें से अगर 1444, अगर इसका तुमने आयत का क्षेत्रफल निकाल दिया और 75 आया तो आप समझ जाओगे कि जो इकाई का अंक होगा वो घटा के 5 आएगा, और 5 किस में आ रहा है, केवल और केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, देखो। तो इस तरीके से आपका इसमें इकाई के अंक या कैलकुलेशन में ये वाली फायदा आपको हो जाती है बहुत आसानी से। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये कैसे पता चलेगा, आप अगर 4 का भाग 38 में भी दोगे ना, जैसे 4 का भाग आपने 38 में दिया, तो देखो 4 8 32, 4 9 में 36, 2 बचा, 4 9 36, 9.5 इंटू 3 होगा। अब देखो 9.5 इंटू 3 होगा, 5 थे किसी भी संख्या से गुणा होगा, विषम संख्या थे तो 5 ही आएगा, यानी अब हमारी समझ में आ गया कि ये भी 9.5 है और ये भी 9.5 इंटू 3 यानी 5 आएगा, तो इकाई का अंक तो 5 आना ही आना, और जब हम इसमें से पूरे में से घटाएंगे तब भी इकाई का अंक 5 ही 5 आना है, तब आप कह सकते हो कि भैया यही आंसर होगा, लगभग में ये आपका एग्जैक्ट आंसर सही चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये इसको बोलते हैं एक तुक्के की तरह आप इसको लगा सकते हो कि भैया अगर नहीं कैलकुलेशन आ रही तो इस तरीके से आप लगा सकते हो, नहीं तो आपको एग्जैक्ट आपको आंसर निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 63, इसको देखो। यदि आधार की लंबाई 42 सेंटीमीटर हो तो 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर लंबाई की भुजाओं वाले त्रिभुज के उन्नतांश की लंबाई क्या होगी। उन्नतांश बोल रहा है यहाँ, हाइट की लंबाई क्या होगी, यानी परपेंडिकुलर। देखो ट्रेंगल हैविंग द अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई क्या होगी, ट्रेंगल हैविंग साइड 42 सेंटीमीटर और ये लेंथ ऑफ बेस इतना दिया है। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे, देखो एक त्रिभुज है इस तरीके से, उसने ये पूछा है एच ये क्या होगा, और उसने कहा ये 42 है, एक भुजा 34 है और एक भुजा आपकी 20 है। अब हमें ये अगर हाइट निकालनी है कि इसकी हाइट क्या होगी, अगर इसकी हमें हाइट निकालनी है कि इसकी हाइट क्या होगी, तो उसके लिए क्या करते हैं हम इसको, एक तो हम इसमें क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा देंगे। देखो हम इस त्रिभुज का जो एरिया निकालेंगे 2 तरीके से निकाल सकते हो आप, एक तो हैरो के सूत्र से आता है जैसे विषमबाहु त्रिभुज, एक होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो पहले हम इन तीनों भुजाओं के आधार पर और दोनों को बराबर कर देंगे, यानी हम कह सकते हैं कि सेमी पैरामीटर क्या होगा, तो a + b + c बटा, तो ये क्या हो जाएगा 34 + 20 + 42/2, तो
तो S बराबर हो जाएगा आपका 56/2 यानी 4 3 7 2 9 यानी 96/2 यानी 48 सेंटीमीटर। ये आपका सेमी पैरामीटर आ गया। अब देखो दो तरीके होते हैं सूत्र के, एक तो हम निकालते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई यानी 42 इंटू हाइट h बराबर। दूसरा तरीका आपका होता है कि s इंटू s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, इसको हम लिख देते हैं s इंटू s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी, इसको हैलो का सूत्र बोलते हैं। तो इसको देखते जाओगे आप, देखो यहाँ से इसको 2 से काट दूं यानी 21h। अब इसको कोष्टक में रख देते हैं यहाँ से 48 इंटू 48 माइनस सभी भुजाएं हैं ए बी सी यानी 34, दूसरा हो जाएगा 48 माइनस 20, तीसरा हो जाएगा 48 माइनस 21h बराबर। देखो 48 को हम कोष्टक में ही अभी रख रहे हैं और इसको तोड़ के लिख देते हैं क्योंकि हमें बाद में वर्गमूल लेना है। तो इसको मैं 8 संख्या 48 होता है यानी मैं 16 इंटू 3 लिख दूं, 16 इंटू 3 तो 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, 3 का 3 रह जाएगा। अब 48 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा 14, तो 14 को 7 इंटू 2 लिख दिया। 48 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 28, तो इसको लिख दूं 7 इंटू 4 बचेगा। इंटू ये कितना है 6 है तो इसको क्या लिख दें 3 इंटू 2। अब जब हमें वर्गमूल लेना है यानी स्क्वायर लेना है तो देखो 16 है तो 16 का कितना आ जाएगा 4, अच्छा 3 एक ये है तो एक बाहर आ जाएगा 3। अब देखो 1 2 ये है 1 2 ये है तो 2 दूनी 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 7 ये है 1 7 ये है तो 1 7 बाहर आ जाएगा। बचा क्या 4, 4 का वर्गमूल क्या होता है तो हमारा आगे क्या हो जाएगा। अब देखो इससे काट भी सकते हैं तो 7 से 7 या 21, 3 से 3 तो h बराबर क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 4 इंटू 2 बराबर 16 सेंटीमीटर। तो अल्टीट्यूड हमारा जो होगा वो कितना होगा 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला। इस तरीके से दोनों को हमने क्या कर लिया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 देखो इसमें क्या है 42 आधार दिया है, क्वेश्चन में कहा ही है, ठीक है ना। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई ये हमें निकालना था अल्टीट्यूड, ठीक है ऊंचाई। यहाँ से हिंदी में ये लिखा हुआ है आधार की लंबाई ये दी है, तीनों को जाएंगी तो अपन दोनों को लिखा के उन्नतांश की लंबाई। जब हिंदी में नहीं समझ में आए कि उन्नतांश की लंबाई क्या होता है तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो जिससे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ से रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट होता है आपका, आप रीजनिंग को देख सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, 4 शब्द दिए गए हैं, यदि सभी शब्दों को एक शब्दकोश के अनुसार वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो देखो जी, पहले ए वाले बी सी डी इस तरीके से सीक्वेंस देखते हैं। तो पहले जी लिखा है सभी में, उसके बाद आर है, फिर उसके बाद ए है, उसके बाद डी है, डी के बाद देखो आई है, यू है, आई है। तो पहले आई वाला आएगा, आई वाला यू वाला ये हटा दिया हमने। तो आई के बाद अब कौन सा आएगा एन आएगा, आई के बाद देखो ई है, आई के बाद एन है, आई के बाद ई वाला पहले आएगा, आई के बाद एन है, एन के बाद अगला वर्ड है तो दूसरा ये आएगा, तीसरा ये आ जाएगा और चौथा ये आएगा। इसके सीक्वेंस की बात करेगा तो 2 1 4 और 3 इस तरीके से इसका सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है और बहुत सरल है, तो ये तो आपका सही जाना ही चाहिए बेटा। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है बस ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, इन 3 शब्दों के संबंध में सबसे उचित विवरण वाले विकल्प का चयन करें। प्रेस, टेलीविजन, सिनेमा। ये क्या है प्रेस? देखो ये प्रेस कौन सी है, ये प्रेस अखबार छापते हैं उन लोगों को जो मीडिया कर्मी होते हैं उन लोगों को क्या लिखा हुआ है। प्रेस, टेलीविजन, सिनेमा ये मनोरंजन के साधन है।
ये मास मीडिया के साधन है, वे दुनिया भर की खबरें देते हैं, सभी पब्लिक अंडरग्रेड किया। तो क्या है, वे मास मीडिया के साधन है, टेलीविजन है, सिनेमा है, ये प्रेस है, ये किसके हैं, मास मीडिया के साधन है। देयर आर मीन्स ऑफ द मास मीडिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन। धीरे चलने का दुर्बल होने से वही संबंध है जो वाद विवाद करने का किससे है। देखो वाद विवाद कब होगा, जैसे धीरे चलना, अगर कोई दुर्बल है तो क्या करेगा, आपको दुर्बल है तो धीरे धीरे ही चलेगा, भाई कमजोर है तो धीरे धीरे चलेगा ना, है ना। और चुनौती देगा, चुनौती कब देगा, जब वाद विवाद होगा। भाई आप किसी से बहस कर रहे हो, वाद विवाद कर रहे हो, तभी आप किसी को चुनौती दोगे ना, ये चुनौती पकड़ ऐसा काम नहीं होगा, ये चुनौती पकड़ ऐसा काम नहीं होगा। तो उस तरीके से क्या होता है, चुनौती देना। वाद विवाद कब होगा, जब चुनौती दोगे, ठीक है ना। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखो दिए गए प्रश्न में उत्तर देने के निम्नलिखित अक्षर संख्या अनुक्रम का अध्ययन करें। यानी इसका दाईं ओर से प्रत्येक तीसरा अक्षर संख्या सोमवार से शुरू होने वाले सप्ताह के सभी दिनों को क्रमागत रूप से बताता है। तो प्रस्फित कौन सा अक्षर है, इधर से दाईं ओर से तीसरा अक्षर। तो देखो तीसरा 1 2 3, यानी सोमवार 1 2 3, मंगल 2 3, बुध 1 2 3, बृहस्पति, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर उसके बाद फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे, उसके बाद संडे, SUND, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा था बृहस्पति वाला, तो बृहस्पति 1 2 3 4, चौथे नंबर पर थर्सडे आ गया, यानी बृहस्पति आपका आंसर सही हो जाएगा। हाँ देखो ये लिखा है शिकार, आनंद और आतंक। यानी शिकार, आनंद और आतंक में वही संबंध है जो निम्न में से कौन सा है। शिकार करोगे आनंद मिलेगा तो उसको क्या होगा, आतंक कहलाएगा। या यहाँ से आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो इसको जम्स, इसको यूज हंट, प्लेसियर ऑफ पैनिक, यानी दर्द होगा, ठीक है ना, आतंक। तो ये चोरी करोगे, शिकार करोगे, लाभ मिलेगा फिर हानि भी होगी, ठीक है ना। पहले चोरी की, फिर लाभ मिला, फिर हानि हुई। यानी शिकार किया आपने, ठीक है, किसी को मारा, आनंद मिला, आपको खुशी मिली, उसके बाद आतंक यानी पैनिक हुआ, आपको दर्द हुआ। दर्द कब होगा, जब हानि होगी। तो उसी प्रकार हानि हुई, आनंद मिला तो लाभ मिला, चोरी की उसी तरीके से शिकार हुआ, ठीक है। हाँ ये देखो नीचे विकल्प में 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे, जबकि इनमें से भिन्न उस भिन्न शब्द का पहचान करो। मेडागास्कर, थाईलैंड, क्यूबा, ग्रीनलैंड। ये आपको द्वीप है, छोटे छोटे। ये ग्रीनलैंड के क्यूबा, मेडागास्कर ये द्वीप है, थाईलैंड एक देश है, ठीक है ना। ये छोटे छोटे द्वीप है, एक ही वक्त उसके हैं क्यूबा के, ठीक है। ग्रीनलैंड नाम से जाने जाते हैं, मेडागास्कर, क्यूबा, ग्रीनलैंड पास पास में है ये द्वीप। ये थाईलैंड एक देश है। थाईलैंड का नाम तो आपने सुना होगा, इसलिए इसको अलग किया जाता है। ये आपके रीजनिंग का पोर्शन पूरा हुआ। अब यहाँ से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन, जीव विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसमें हमें जीवों और उनके पर्यावरण के साथ उनके संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वो कौन सी होती है, फिजियोलॉजी, आनुवांशिक, जेनेटिक, भूविज्ञान नहीं। जियोलॉजी नहीं, इकोलॉजी होती है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी पर्यावरण में पढ़ते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, हमारे आसपास के चारों ओर के जीव विज्ञान, वातावरण, जो जीव रहते हैं हमारे आसपास के, उनके बारे में। तो क्या इकोलॉजी कहते हैं, क्या कहेंगे, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी तंत्र। शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन पहली बार किस वर्ष में हुआ था, पहली बार हुआ था 1924 में। शीतकालीन ओलंपिक का खेल पहली बार कब आयोजन किया गया था, 1924 में इसका आयोजन किया गया था। और ये आपका 1924 में ये कहाँ खेला गया था, फ्रांस के चैमोनिक्स में खेला गया था, चैमोनिक्स में, ठीक है ना। कहाँ खेला गया था, फ्रांस में खेला गया था शीतकालीन सबसे पहले 1924 में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर।
गीजर उत्तरी सैन फ्रांसिस्को यूएसए में भाप का सबसे बड़ा कुंड है, विश्व में का सर्वाधिक स्रोत है। तो क्या है? भूतापीय ऊर्जा। भू से ताप लेना है, यानी पृथ्वी से ताप लेना है, ठीक है ना। गीजर यानी अपन गर्म पानी के झरने को गीजर कहते हैं। आजकल आप जो घर में लगाते हो पानी गर्म करने के लिए, उसको भी गीजर कहा जाता है इंग्लिश वर्ड। उत्तरी सैन फ्रांसिस्को में सबसे बड़ा कुंड विश्व में भूतापीय ऊर्जा, ठीक है ना। कौन सा है? भूतापीय ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। जियोथर्मल पावर, क्या बोलेंगे इसको? जियोथर्मल पावर, भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, पूर्वी भारत में स्थित सुंदरवन का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का, है ना, इकोसिस्टम। मैंग्रोव पारिस्थितिकी का, एक सुंदरवन की जब बात आती है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का आता है। मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। सुंदरवन, पूर्वी भारत में सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव के वन, ठीक है ना, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाते हैं। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के वसीम अकरम किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? किस क्षेत्र से? वसीम अकरम क्रिकेट से जुड़े हुए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन है? ग्रीन हाउस प्रभाव किसमें? पेड़ों में होता है, उसमें किसकी जरूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की जरूरत होती है, इसका यूज होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपके जीएस क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपके टोटल पूरे हुए। अब आपको पता चल जाएगा कि जीएस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मैथ से कैसे बन रहे हैं और रीजनिंग से कैसे बन रहे हैं। वीडियो को बार बार देख लो, ठीक है ना। वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को भी बताओ, आसानी से आप पास हो सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक में, तो आप ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए न्यू वीडियो अलग से उसके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा बना वीडियो, ठीक है दोस्तों। और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो के लिए आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।